अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने की खबरें सामने आ रही हैं और इस मामले के तीनों फरीकैन मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, उसी दौरान आज फौजी अदालतों से 9 मई के मुल्ज़िमान की सजाओं का फैसला सामने आ गया है। 9 मई के केसेस में फौजी अदालतों से शहरियों को सजाएं होने का मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि 9 मई एक ऐसा मामला है जिसके हल किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए अब ये देखना होगा कि मिलिट्री कोर्ट से होने वाली ये सजाएं आइंदा होने वाले मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनेंगे या नहीं। अहम बात यह कि 9 मई के केसेस में आज जिन अफराद को सजाएं हुई हैं वो तकरीबन 1.5 साल से बगैर जुर्म साबित हुए फौजी तहवील में थे, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों को शहरियों के ट्रायल से रोकने का हुक्म दिया। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में फौजी अदालतों को ट्रायल जारी रखने मगर फैसला ना सुनाने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद रवां साल 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आईनी फौजी अदालतों को सजाएं सुनाने का भी हुक्म दे दिया, जिसके बाद आज फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में सजाएं सुना दी हैं, जिसमें 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। ICPR के मुताबिक सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गई हैं। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। तर्जमान पाक फौज ने जहां 9 मई की सजाओं के फैसलों को कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील करार दिया है, वहीं एक बार फिर 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा देने पर भी जोर दिया गया है। ICPR का कहना है कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। ICPR के मुताबिक 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे, झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में ना लें। ICPR का कहना है कि नफरत, झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और इनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। 9 मई के वाकयात जोर देते हैं कि किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई और मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल तर्दीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए और मुनासिब कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ। ICPR ने मजीद कहा है कि 9 मई के वाकयात पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजाए याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चारा जोई का हक है। ICPR की जानिब से इन सजाओं को अहम संग मील और मुस्तकबिल के लिए अहम पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। हम भी अपने प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि 9 मई के वाकयात में जो मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मगर इन सजाओं का अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन वर्कर्स और शहरियों को फौजी अदालतों से 10-10 साल की सख्त सजाएं हुई हैं वो सब नौजवान हैं और अब इनकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जेलों में गुजर जाएगा। इन सजाओं का एक तल्ख पहलू ये भी है कि जिन नौजवानों को सजाएं हुई हैं वो कोई दहशतगर्द नहीं थे और उनकी नीयत भी शायद रियासत पर हमलावर होने की ना हो, लेकिन ये नौजवान एक सियासी बयानिए और सियासी इख्तलाफात में इस हद तक जज्बाती हो गए कि उन्होंने आईन और कानून की परवाह किए बगैर रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचाकर अपनी ज़िंदगी को ही तबाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को सजाएं तो सुना दी हैं, मगर बंद कमरों में होने वाले मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर तनकीद होती रही है और ये कहा जाता रहा है कि अगर ये ट्रायल्स मिलिट्री कोर्ट के बजाय सिविल अदालतों में अवामी सतह पर होते तो इनकी शफाफियत पर सवालात ना उठते, मुल्ज़िमान को फेयर ट्रायल का हक मिलता और अगर ये ट्रायल्स मीडिया और आवाम के सामने होते तो इनकी सजाओं की अवामी सतह पर कबूलियत भी ज़्यादा होती। जबकि इस मामले में ये पहलू भी अहम है कि ये सब कुछ सियासी इख्तलाफात के नतीजे में हुआ है। इसलिए सियासी जमातों और अस्करी क़ियादत दोनों के लिए नमा फ़िक्रिया है कि मुल्क में सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इसके नतीजे में सियासी वर्कर्स और आम शहरी उन्हीं फौजी तनसीबात पर चढ़ दौड़े जो अवाम की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं और इसका अख्ताम आज आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की सूरत में सामने आया है।
बहरहाल वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को वेलकम किया जा रहा है और तर्जमान पाक फौज की तरह 9 मई के मनसूबा साजों को सजाएं देने का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से कहा कि अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं, लेकिन अगर कानून इस भयानक दिन के मनसूबा साज पर हाथ नहीं डालता तो वतन दुश्मन ऐसे अनासिर के हौसले बढ़ते रहेंगे। जबकि वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि आज इन सजाओं के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान थे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और इसका मास्टरमाइंड आज वाज़ेह हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन पीटीआई था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इन सजाओं के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान की फलाह के लिए, अवाम की फलाह के लिए हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जो आज के फ़ैसले हैं हम समझते हैं ये नाजायज़ हैं, ये इंसाफ पर मबनी नहीं हैं, ये पाकिस्तान के आइन के बरखिलाफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद हम तैयार हैं। और जो इमरान खान साहब ने एक डेट दी थी वो आज तक थी, हम आज अभी तक तैयार हैं। आगे क्या होगा खान साहब इस तारीख में तौसीब भी कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स के इन फैसलों को मुज़ाकरात की राह में रुकावट नहीं बनाना चाहती। जबकि कल हमने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत और सिक्योरिटी ज़राए से खबर दी थी कि पसे पर्दा तमाम फरीकैन बातचीत के लिए तैयार हैं और नवाज शरीफ की जानिब से भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हामी भरने का इम्कान है। हमने आपको ये भी बताया था कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है और इमरान खान को पेशावर और फिर बनी गाला मुंतकिल करने के ऑप्शंस पर भी गौर हो सकता है। जबकि आज ये खबर सामने आई है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक आला सतह की बैक चैनल मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें हुकूमत के 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नुमाइंदे ने शिरकत की। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के दरमियान एक आला सतह का बैक चैनल राब्ता हुआ है, जिसमें हुकूमत की जानिब से एक ऑफिशियल और एक वजीर ने शिरकत की, जबकि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगी पार्टी के एक अहम रहनुमा ने की। खबर के मुताबिक बुध की रात को होने वाली मुलाकात के नताइज के हवाले से ज़राए ने बताया है कि तहरीक इंसाफ को यह फैसला करना होगा कि पार्टी कशीदगी की सियासत जारी रखना चाहती है या वाकई मुफाहमत चाहती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज और उसकी आला कमान पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी जारी रखती है तो बैक चैनल राब्तों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमत का इंतखाब करती है तो उसे पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली और गुज़िश्ता बरसों की सियासत से दूरी इख्तियार करना पड़ेगी। खबर के मुताबिक इमरान खान को इल्म है कि ये बैक चैनल राब्ते कितने अहम हैं, यानी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए राब्तों का आगाज़ हो गया है। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अगर कल तक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हुई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर अलकादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है वो उस पर उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सज़ा दी जाएगी, ये भी जाके हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लॉयर्स ने बताया है जब ये हाई कोर्ट में जाएगा कम से कम 6 हफ्ते से 2 महीने लगते हैं हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए, और उधर भी देखते हैं कि ये इसको कितनी देर घसीटेंगे कि 3-4 महीने तो इमरान खान पक्का है कि वो कैद में रहेंगे। कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज़ कर दिया जाएगा। हाँ, अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँगा। अलीमा खान 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के नतीजे में इमरान खान के मजीद 3-4 माह कैद में रहने का खदशा जाहिर कर रही हैं, जबकि एहतसाब अदालत ने पीर को इस केस का फैसला सुनाने का ऐलान किया था। मगर अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस केस का फैसला जनवरी तक मौखर हो सकता है। कुछ लोग इस फैसले में ताखीर की वजह मुज़ाकरात के शुरू होने को करार दे रहे हैं तो कुछ लोग तकनीकी पहलुओं को ताखीर की वजह करार दे रहे हैं। इसके अलावा आज बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुतल्लिक 32 मुकदमात में अबूरी जमानत
13 जनवरी तक मंजूर कर ली गई है। हम इन तमाम मामलात पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे द न्यूज़ और जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब से। अंसार अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने कमेटी बना दी है, हुकूमत भी यह इरादा जाहिर कर रही है कि वो भी कमेटी बना देंगे, लेकिन वहां बहस ये जारी है कि पहल कौन करेगा। लेकिन आज आपने ये खबर दी है कि जो बैक चैनल राब्ता है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इस हवाले से मीटिंग भी हो चुकी है। क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखें, अगर आप थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि पहले इन्होंने पीटीआई की तरफ से एक जो प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान किया गया था, एससीओ कॉन्फ्रेंस जब इस्लामाबाद में हो रही थी, तो उस वक्त एक मसला ये था कि जाहिर है उस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस थी और फिर एक कंसर्न था कि क्या उस वक्त इनको मार्च करना चाहिए, यहाँ पे इस डी चौक में जमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस वक्त मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की तरफ से उनकी चूंकि सेकंड ईयर लीडरशिप इस हक में नहीं थी कि हम उस मौके के ऊपर वहां पे हम मतलब है कि वहां पे जाना चाहिए, चूंकि इमरान खान साहब से उनकी मीटिंग्स हो नहीं रही थी। उस दौरान उनको ज़ाहिर है जेल में आपको पता है कि कुछ कदगन थी और वहां पे जो कैदियों से मुलाकात करवाई नहीं जा रही थी। तो उस वक्त बेसिकली पहला जो एक कांटेक्ट हुआ, बैकग्राउंड कांटेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बैक चैनल से, वो पीटीआई की तरफ से हुआ और उसका मकसद यही था कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए। और उसमें आपको याद होगा कि ये कहा गया था कि इनकी तरफ से डिमांड ये थी पीटीआई की तरफ से कि शौकत खानम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं उनको जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन उसके लिए रास्ता ये निकाला गया, जो दूसरी साइड थी उन्होंने ये निकाला हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमत में चूँकि सब आ जाते हैं, तो उसमें ये रास्ता निकाला गया कि जी पिम्स के डॉक्टर जाएंगे और वो उसी तरीके से हुआ। और फिर वो एक बेसिकली एक उस मसले को रिजॉल्व करने के लिए एक रास्ता था और वो पहला मौका था जब बैक चैनल्स इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल हुए ऑन द इनिशिएटिव ऑफ जो पीटीआई के कुछ सीनियर एलिमेंट्स हैं और उनकी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, वो जैसे मैं कह रहा था कि वो चाह रही थी कि जी अब मुज़ाकरात की तरफ हमें जाना चाहिए और इस तरह की हमें ये जो एजिटेशन जो है इसको हमें रोकना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर आपको याद होगा कि 24 नवंबर का जो एहतजाज था उस मौके के ऊपर भी जो कांटेक्ट हुआ जब, और वो भी स्टोरी मैंने ही दी थी, और वो कांटेक्ट भी जो हुआ था वो बेसिकली पीटीआई की तरफ से भी, वो भी पीटीआई की तरफ से ही हुआ था। और उसमें फिर उनकी डिफरेंट मीटिंग्स होती रही। फिर उसके बाद आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इन दोनों की फैसिलिटेट किया गया, उनकी 2 मीटिंग्स भी हुई इमरान खान साहब से और फिर एक तय भी हुआ संजानी का मसला। लेकिन वो भी आपको उसका बाद में जो उसका आउटकम हुआ, जिस तरीके से बुशरा बीबी ने लीड करके यहाँ पे ले आई, तो उसके बाद हालात डेफिनेटली ख़राब हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के अंदर बेसिकली जो पिछले 2-2.5 साल की जो पॉलिटिक्स थी, जो डोमिनेंट रहे वो हॉकिश एलिमेंट्स रहे, जो कि कन्फ्रंटेशन बेसिकली उनकी एक लड़ाई जो फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, फौज कह लें, जो उनके साथ एक लड़ाई थी, वो एलिमेंट्स ज़्यादा मतलब है कि डोमिनेंट रहे। अब ये मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ अरसे से आदो अभी उनका जाहिर है उस लिहाज से इमरान खान चूंकि फैसला करने वाले शख्स इमरान खान है, बेसिकली हर फैसला उन्हीं ने करना होता है। लेकिन सेकंड ईयर लीडरशिप वो जो कि वो कहती है कि ये जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं और जिन्होंने हमें इस स्टेज के ऊपर ले आए हैं पीटीआई को पिछले 2-2.5 साल की पॉलिसीज की वजह से, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि नहीं, हमें जाना चाहिए नेगोशिएशन की तरफ, हमें रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। उन्हीं के समझाने के ऊपर इमरान खान साहब ने इस रास्ते की तरफ गए। और मैं जो 24 नवंबर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी इमरान खान साहब को पता था कि किन के साथ बातचीत हो रही है। उनसे पूछा गया, उन्होंने नाम नहीं बताया। अभी भी मुझे ये बताया गया कि इमरान खान साहब को ये बता दिया गया कि किन लोगों से बात हो रही है, और ये वही लोग हैं जिनसे पहले बात हो रही थी 14 नवंबर वाली में जो बात कर रहा हूँ उस एपिसोड में। सो मकसद अब ये है कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए और जो मुश्किलात हैं पीटीआई को मुश्किलात से निकालने के लिए जो उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप है, जो मैं कह रहा हूँ जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिकली हम इस तरह से जो हमारे मसाइल रहे और जो वजूहात थी उनको हम एड्रेस करें ताकि हमें स्पेस मिले और हम एक फेयर पॉलिटिक्स कर सकें। साहब, किन नुकात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन आपकी खबर में आज ये था कि हुकूमत की तरफ से 2 लोग थे इस मीटिंग में जो हुई और पीटीआई की तरफ से एक फर्द ने शिरकत की। सियासी लोग हैं ये तमाम जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं? देखिए मैंने जो लिखा ना, अब बहुत डिटेल्स में है, जाहिर नहीं जा सकता। अगर कुछ करना होता मैं नाम लिख देता, और नाम
नहीं लिखे जा सकते, उसकी वजह है कि ज़ाहिर है आपको वरना खबर ही नहीं मिल सकती। हाँ। हो सकता है इसी बुनियाद के ऊपर मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई हो। सही है। देखें, हाँ। जो हुकूमत की तरफ से एक वज़ीर साहब हैं, अब उनके ऊपर भी मैं डिटेल पे नहीं जाऊँगा, और दूसरे जो भी उनके साथ शख्स थे, हाँ। वो एक ऑफ़िशियल थे। सो वो हुकूमत की तरफ से थे, और दूसरी तरफ पीटीआई के एक अहम यानी कि ज़ाहिर है अहम तरीन शख्स तो इमरान खान ही है, जी। लेकिन उनके बाद अगर कोई भी शख्स जो चंद लोग हैं पीटीआई के, जो अहम तरीन लोग शामिल सही। हैं, उनमें से कोई एक साहब थे, तो उनकी मीटिंग बेसिकली हुई। अब आगे का जो चलना है, चूंकि इस मीटिंग में बेसिकली देखें, मैंने आउटकम का बताया कि उस मीटिंग का आउटकम क्या है। वहां पे डिस्कशन, बहुत सी रेजोल्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट साइड में, अब एक बात सिर्फ कोट अनकोट गवर्नमेंट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट साइड को बहुत सी रेजर्वेशंस हैं विज़ावी जो पॉलिटिक्स और पॉलिसीज रही हैं पीटीआई की जो पिछले 2-2.5 साल से। और ये वही वाली मैं बात कर रहा हूँ जो कि पीटीआई की सेकंड टियर लीडरशिप को भी इस बात का एहसास है कि इवन हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका भी वो किसी हमारे एक्शंस के नतीजे में हुई हैं, उस किस्म की हमारे साथ ज्यादतियां। सो बेसिकली उन चीजों को डिस्कस किया गया, और उसके लिए कुछ सीबीएम, अब जाहिर है जो मुझे जो अंडरस्टैंड मैंने की बात, जो मेरी बातचीत हुई सोर्स से, कि कुछ सीबीएम रिक्वायर्ड हैं। अब इमरान खान साहब की तरफ बेसिकली उन्होंने फैसला करना है कि वो किस तरीके से, क्या वो पॉलिसी जो 2-2.5 सालों की पॉलिसी है उससे अपने आप को डिस्टेंस करके डिपार्ट करते हैं और उस पॉलिसी की तरफ जाते हैं कि जिसके बुनियादी तौर के ऊपर आपने बेसिकली अब्बास साहब, जो आपकी खबर में भी है कि मुतालबात पीटीआई से ये हैं कि आप अपनी एजिटेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको तर्क करें, बार बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई और जो ये आप धावा बोलते हैं कि हुकूमत का खात्मा करेंगे, ये ख़त्म करें, इकॉनमी को चलने दें, फौजी क़यादत को निशाना ना बनाएं, ये मुतालबात है पाकिस्तान तरीके से। बिल्कुल प्राइमरीली ये चीजें हैं जो सीबीएम्स है एक्चुअली। ये अगर कुछ किया जाता है तो फिर जाहिर है एक कुछ आसानियां होना शुरू हो जाएंगी पीटीआई के लिए, ये उम्मीद की जाती है। लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है बैक चैनल्स के जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो कांटेक्ट हुआ है, इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो एंटायरली डिपेंड करती है कि इमरान खान साहब की अब नेक्स्ट पॉलिसीज क्या होंगी। सही। और कल हमने भी अपनी खबर में बताया था कि अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं तो मुमकिन तौर पे इमरान खान की पेशावर मुंतकली या बनीगाला मुंतकली, उस पर भी फिर गौर किया जा सकता है आगे जाकर। अच्छा, मैं आपको बताऊं शहजाद साहब कि ये जो बनीगाला और पेशावर वाली बात, ये पहले भी एक दफा मैं आपको बताऊं, जो 24 नवंबर से पहले जो आपस में कॉन्टेक्ट हो रहे थे, उस वक्त भी ये चीजें डिस्कस हुई थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अली मीन गंडापुर साहब वो उन लोगों में से थे जो 24 नवंबर की कॉल के अगेंस्ट थे। वो कह रहे थे कि वैसे नहीं देनी चाहिए थी, इसलिए कि गंडापुर साहब एक और स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि मैं जो है इमरान खान साहब की रिलीज को सिक्योर कर रहा हूं। और वो एक जिस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे थे, उनका ये कहना था कि वो इमरान खान साहब को मतलब है कि रिलीफ, या तो मेजर रिलीफ या रिलीज जो भी है, उसकी तरफ वो जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि इमरान खान साहब की एक आ गया फाइनल फैसला कि 24 को आना ही आना है, तो फिर उस वजह से उनकी जो अपनी प्लानिंग थी अली अमीन गंडापुर साहब की, वो प्लानिंग एक्चुअली वो डिस्टर्ब हो गई। ये अहम बात है क्योंकि 26 नवंबर के बाद तो अब्बासी साहब जो तनाव की कैफियत है वो मजीद बढ़ चुकी है। हुकूमत फिर इसरार कर रही है कि देखिए इंतशारी है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनका खात्मा होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट पहले ये कहती रही है कि पीटीआई 9 मई पे माफी मांगेगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फिर खुद इमरान खान भी ये कहते रहे कि नहीं देखें ज्यादती तो हमारे साथ हुई, हमारा इलेक्शन छीन लिया गया और नवंबर 26 को हमारे लोग जो है उनको मारा गया। तो ये बताइएगा कि अब ये तीनों फरीकैन में ये रियलाइजेशन कैसे आई है कि इस तनाव जो अब बढ़ चुका है उसके बावजूद बैठ के ही मसला हल करना है? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि एक तो मैंने आपको बताया कि इनिशिएटिव्स जो हैं वो जाहिर है पीटीआई के तरफ से और पीटीआई के सीनियर एलिमेंट्स की तरफ से लिए गए। सही। दूसरी बात ये देखें कि जिस किस्म के हालात हैं, अब 9 मई भी एक फैक्ट है, 26 जो अभी नवंबर भी फैक्ट है, और भी बहुत सी चीजें, IMF हो जाए, व्हाटएवर, जो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से या अदरवाइज जो पाकिस्तान के हमारी ओवरऑल जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिहाज से अगर जो भी कहीं रेड लाइंस किसी ने भी अगर क्रॉस की पीटीआई के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक रियलिटी है कि इमरान खान इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो एक लीड कर रहे हैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, और उसकी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान की फौज के साथ। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, ओवरऑल इंटरेस्ट में, ना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ना फौज के इंटरेस्ट में है, ना ये पीटीआई के इंटरेस्ट में है। और
ये जो सारी जो चीज़ है, और आपको बताऊं कि एजिटेशन या मार्च और इस किस्म की जो ये इससे पॉलिटिकल ज़ाहिर है आपको स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती। सो हुकूमत जितना भी अगर अच्छा काम करना चाहे भी इकोनॉमी के लिहाज से भी, तो आपको अगर जो टारगेट्स अचीव करने हैं उसके जी। लिए बेहतर ये होता है कि आप माहौल ओवरऑल पॉलिटिकल जो आपकी सिचुएशन है माहौल बेहतर हो। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि बेशक ये इनिशिएटिव पीटीआई का होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फौज कभी भी नहीं चाहेगी कि ये चीजें कंटिन्यू करें, और इसी लिहाज से हुकूमत भी नहीं सही। चाहेगी। लेकिन इसमें ये बताइएगा कि आज जो 9 मई के हवाले से एक अहम फैसला आया है, मिलिट्री कोर्ट ने 25 मुजरमान को जो है वो सजा दे दी है, जिसमें 10 साल तक की भी सजा है, सख्त सजाएं हैं। अब ये जो सजाएं हैं, क्या ये रुकावट बनेंगे मुज़ाकरात में, या ये मददगार साबित होंगे इस मामले को आगे बढ़ाने में? क्योंकि ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट तो ये कह चुकी है कि हमें बाकायदा इसका हल चाहिए, क्लोजर चाहिए, जुडिशल क्लोजर हो चाहे सियासी क्लोजर हो। देखें, उसमें आपको पता है मई 9 के हवाले से फौज की एक अपनी पोजीशन है। फौज ने उस बारे में जो आप भी खुद भी बता रहे हैं, डीजी आईएसपीआर की मेरे 8 मई की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने पॉलिसी भी दे दी कि हमारी कि जी एक तो आम माफी की बात, और ये कि जी जो भी आपने सजाएं डायलॉग होंगी। करना है तो जी। पॉलिटिकल पार्टीज। सो देखें, मेरा ख्याल है कि इवन अगर कल जो जो एक फैसला आने वाला है, कल या परसों सॉरी 2 दिन बाद 190 मिलियन केस में, मेरा ख्याल है कि देखें अगर वो फैसला भी आ जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। जो भी फैसला आता है, मेरी जाती राय में वो फैसला बेशक इमरान खान साहब के अगेंस्ट आता है या जो मई 9 के जो लोग हैं। देखें, ये एक चूंकि लीगल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो ये लीगल प्रोसेस का आगे चलना, मेरा ख्याल है कि इन अक्यूज के जो भी अक्यूज है या जो कन्विक्ट भी है, उसके हक में इसलिए है कि उनके पास अब ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो हाई कोर्ट में आए, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और आपको पता है कि ट्रायल कोर्ट्स में, बेशक वो हमारी ट्रायल कोर्ट्स नैब की कोर्ट हो, एंटी टेररिज्म कोर्ट हो, जी। या मिलिट्री, हम यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सजाएं जनरली दी जाती हैं और ऊपर जाके वो सजाएं वहां पे नहीं अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये मामला 190 मिलियन केस भी असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन जो रेमिटेंसेस के हवाले से कॉल दी हुई है सिविल नाफरमानी की, वो तो आज भी अलीमा खान साहबा ने कहा है कि कल से हम उसका आगाज कर देंगे, अगर बात करने आते हैं तो मौखर करेंगे, वरना आगाज कर देंगे। वो किस तरह असरअंदाज हो सकता है? देखें, मेरा ख्याल है कि मैं ये वैसे कहूंगा कि अलीमा खान साहिबा भी उन लोगों में शामिल हैं कि जो कि जाहिर है वो एक भाई के साथ मुखलिस हैं हर लिहाज से, लेकिन इमरान खान साहब को जो उनकी सेकंड टियर लीडरशिप, जिनमें सीनियर एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो अगर वो जो मशवरा दे रहे हैं, आपको पता है कि वो तकरीबन सब की सब, मैं आपको बताऊं कि वास्ट मेजोरिटी जो इनकी पीटीआई की है, उन्होंने इस चीज की मुखालफत की थी। अपने जो इनकी आपस में डिस्कशन हुई, वो इस चीज के खिलाफ थे कि हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब देखें, अगर उन्होंने अपनी मुश्किलात बढ़ानी है, अनफॉर्चुनेटली ये कन्फ्रंटेशन खत्म फिर उस तरह नहीं होने वाली, मैं आपको बता दूं, मुझे कम से कम ये नजर नहीं आती। सो बेहतर स्ट्रेटजी वही है जो इस वक्त उनकी सेकंड टियर लीडरशिप जिसको फॉलो कर रही है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। आप देखें कि वो ये लोग बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जी जाहिर है उनका मकसद है कि आप फॉर्मल डायलॉग भी स्टार्ट हो, जो इन्होंने कमेटी बनाई इमरान खान साहब की, और मैं कहता हूं कि हुकूमत को इनको एंगेज करना चाहिए। हुकूमत का जो भी शख्स बैठा होगा, वो आपको पता है कि फैसला जो भी वो करेंगे उसके लिए हर हाल में वो एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 मतलब है कि जो फैक्टर्स हैं या जो प्लेयर्स हैं वो 3 है, 1 या 2 नहीं है, तीनों। सो ऐसा नहीं हो सकता किसी एक को आप माइनस कर दें। तो इसलिए हुकूमत को मेरी जाती राय में कि इसको एंगेज करना चाहिए, और अगर वो इस हद तक आए हैं तो ये इंकरेजमेंट होनी चाहिए उस सीनियर एलिमेंट्स के लिए जो कि आप ये चाहते हैं कि जो हॉकिश एलिमेंट हैं और जिन्होंने मुश्किलात पैदा की पीटीआई के लिए भी और इमरान खान के लिए भी, उनको थोड़ा सा पीछे धकेला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 9 मई के मुल्ज़िमान को आज मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है, 25 मुल्ज़िमान को सजा हुई है। इसके अलावा जो मुज़ाकरात का मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुज़ाकरात से पहले ज़रा मिलिट्री कोर्ट से आज जो 25 मुल्ज़िमान को सजाएं हुई हैं उस पर बात करना चाहूँगा। बतौर सियासतदान आप इसको कैसे देखते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है सिविलियंस को? क्या तासुरात हैं आपके इस पे? देखें, 9 मई के वाक़यात जो हैं उनका किसी भी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़रूर है कि एक सियासी जमात की क़यादत ने एक ऐसा माहौल बनाया और उस माहौल में बह के जो है वो कुछ लोगों ने गुमराह हो के जो है वो एक ऐसा अमल किया कि जिसे आप कोई
पॉलिटिकल एक्टिविटी से आप मंसूब नहीं कर सकते। वो सरीहन खालसतन एक जुर्म था, और वो उन्होंने जुर्म एक ऐसे एरिए में दाखिल होकर किया जो कि दिफाई अदारे या दिफाई तनसीबात से मुतल्लक़ था। और इसमें मैं तो समझता हूँ कि अगर 9 मई के बाद विदिन 30 डेज़ जो है वो ये अमल मुकम्मल हो के सज़ा हो जाती तो और भी ज़्यादा बेहतर होता, ताकि ऐसा जुर्म, ऐसा इक़दाम करने वालों के लिए एक बहुत ही जो है वो तवाना मैसेज आता कि किसी ने इस किस्म की हरकत जो है वो अपने मज़मूम मकासद को जो है वो कामयाब करने के लिए नहीं तहरीक इंसाफ आज भी मुस्तरद कर रही है। वो कह रहे हैं कि आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो बेहतर ना होता कि इनका ट्रायल अगर सिविलियन अदालतों में होता, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर ट्रायल अगर वहाँ मिलता, तो इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती। नहीं तो इन्होंने जाके ये जुर्म जो है ये कहाँ पे किया है? ये जो है ये ऐसे एरिया में दाखिल नहीं हुए जो प्रोहिबिटेड एरिया कहलाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स में दाखिल नहीं हुए जहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के दिफा से मुतल्लक जो है वो मामलात हैं। और वहाँ पे अगर कोई दाखिल हो तो उसे ने अगर मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल नहीं होना, तो फिर ये मिलिट्री एक्ट जो है ये 1952 से फिर किस मर्ज़ की दुआ है? ये फिर क्यों बनाया गया, क्यों लेजिस्लेट हुआ? और अगर उन्होंने एक ऐसे एरिए में जाके जुर्म किया है जो मिलिट्री एक्ट के तहत जो है वो काबिल मुआखज़ा है, तो उनका जो है वो ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होना है। अच्छा, एक तरफ जहाँ तहरीक इंसाफ कह रही है कि कोर्ट में ये ट्रायल जो है वो पिछले 70 साल से होता आ रहा है, कोई ये कोई पहले लोग तो नहीं है। तहरीक इंसाफ जहाँ एक तरफ कह रही है कि शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं, सलमान अकरम मिजाज साहब ने कहा है कि जो मुज़ाकरात के लिए हमने कमेटी बनाई है उसका जो सिलसिला हम शुरू करना चाहते हैं उसमें कोई खलल नहीं पड़ेगा, और हमारी कमेटी आज भी मौजूद है मुज़ाकरात के लिए। और वो कह रहे हैं कि लेकिन आज डेडलाइन थी, हुकूमत ने अपनी कमेटी के हवाले से हमें बताना था, कमेटी बना दी थी, मुज़ाकरात करने थे, लेकिन उसका आगाज़ अब तक नहीं हुआ है। देखें शहजाद, इसमें जहाँ तक ये सज़ाएँ जो आज इतनी ताख़ीर के बाद तकरीबन कोई 1.5 साल के बाद जो अनाउंस हुई हैं, उसमें जो है वो हमारा जो अदालाम है जिसके मुतल्लक बाज़ लोग आज कह रहे हैं कि जी बड़ा शफाफ है, वहाँ पे बड़ी शफाफियत है। वो शफाफियत ऐसे ही है कि 45 साल बाद जो है वो फिर माफ़ी मांगनी पड़ती है कि हमने जो है वो गलत फ़ैसला किया था। और आज जिन लोगों को सज़ा हुई है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये लोग कह ही नहीं सकते कि हमने ये जुर्म नहीं किया। वो कह ही नहीं सकते कि ये आदमी जो ये जुर्म कर रहा है ये मैं नहीं हूँ। उनकी अपनी आवाज़ों में उन्होंने जुर्म करने के बाद ख़ुद मैसेज और पैगाम दिए अपने साथियों को कि जी हमने जो है वो ये किया है। वो तो उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, आज उनकी तस्वीरें और फुटेजेस दिखाई हैं, तो वो तो अगर टेररिस्ट कोर्ट वो कह रहे थे ना कि सबूत नहीं है। तो मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिले किया, स्टे दिए रखा, उसमें भी जिस किस्म की जो है वो चीज़ें रवा रखी गई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये अब पिछली तारीख पे जो है वो बाकायदा जो ये मुल्ज़मान थे, इनके वकला या इनके लवाहकीन और अदालत के दरमियान जो है ये और प्रोसिक्यूशन के दरमियान ये बात तय हुई कि जी ये फ़ैसले जो हैं वो अदालतों को अनाउंस करने का जो है वो इख्तियार दिया जाए, उस स्टे को ख़त्म किया जाए, ताकि सज़ा के बाद जो है हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो बरी हो जाए, कुछ लोगों की सज़ा कम हो और वो रिहा हो जाए। आपकी नज़र में जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना है उस पर इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने आज कहा है कि हम इन फैसलों को कबूल नहीं करते, लेकिन ये रुकावट नहीं बनेंगे जो मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं हुकूमत से। मैं उनकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। और वैसे भी शहजाद साहब, मामला ये है कि ये जो अब केसेस जिनका फ़ैसला आज हुआ है 25 लोगों का, और मेरा ख्याल है कोई 60 के करीब लोग और हैं जिनके फ़ैसले आने वाले 1-2 दिनों में होंगे। और इसी तरह से बानी पीटीआई का वो जो केस है 190 मिलियन पाउंड्स वाला, तो इनका तो मुज़ाकरात से कोई तल्लक
नहीं होना चाहिए, ना है, क्योंकि ये तो एक रूटीन में सिलसिला जो है वो चल रहा है और वो केस जैसे जैसे कंक्लूड हुए हैं या ये सुप्रीम कोर्ट से पिछले हफ्ते ये तय हुआ था तो उसके मुताबिक जो है ये फैसले अनाउंस होने। तो राणा साहब, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई कहती है हमने कमेटी बना दी, आपने कहा कि हम भी कमेटी बनाएंगे, और याद सादिक साहब कह रहे हैं मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे पास कौन आता है, लेकिन दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की आज ये खबर थी कि जो बैक चैनल राब्ते हैं वो तो शुरू हो चुके हैं। उनकी खबर में लिखा है कि हुकूमत की तरफ से जो 2 अफराद थे उस मीटिंग में जो कि बुध की रात को हुई, उसमें एक तो पीएमएलएन के मिनिस्टर थे और दूसरे एक ऑफिशियल थे और तहरीक इंसाफ से भी कोई आला ओहदेदार थे तहरीक इंसाफ के। तो वो जो बैक चैनल मुज़ाकरात हैं, क्या वो शुरू हो चुके हैं, वो राब्ते शुरू हो चुके हैं? आप तस्दीक करते हैं इसकी? जी बिल्कुल, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि बैक चैनल राब्ते इन मुअज़्ज़ज़ साहबान के साथ हमारे कभी भी जो है वो मुनक़ता नहीं हुए। इनसे टेलीफोनिकली भी बाई जो है वाया स्पीकर ऑफिस, स्पीकर चैम्बर जो है वो बात होती रहती है। और उस दिन हाउस में तय ये हुआ था कि ये जो कमेटी है वो स्पीकर साहब के पास आएगी और स्पीकर साहब जो हैं वो फिर इस मामले में जो है वो गवर्नमेंट से बात करके तो जो है वो कमेटी अनाउंस करवाएंगे और उसके बाद इन कमेटीज़ की जो है वो मीटिंग होगी। वो तो एक फॉर्मल मुज़ाकरात, वो तो बाद में कता कलामी की माज़रत राणा साहब, वो तो एक फॉर्मल मुज़ाकरात है ना। वो असल मुज़ाकरात हैं जो कमेटीज़ के सामने होंगे, पब्लिक आई के सामने होंगे, या जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है जिसकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि जो बैक चैनल हो रहे हैं वो असल मुज़ाकरात हैं? ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा ना। नहीं देखें, वो जब मिलते हैं तो फिर ये बातें तो सारी ये होती हैं ना। तो अब मालूम ये हुआ है कि शायद कमेटी जो है वो स्पीकर साहब के पास वैसे तो राब्ता तो है, लेकिन फॉर्मली जो है वो आने को तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो कमेटी अनाउंस करनी है उसमें क्योंकि हमने अपने अलाइज़ के नुमाइंदों को भी शामिल करना है और हमारा ये ख्याल है कि उन्हें ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए और फिर उन पार्टी से उनकी जो क़यादत है उनसे नाम लेके ही वो नाम दिए जाएंगे। तो इसलिए कल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं और मेरी इतला के मुताबिक कल स्पीकर साहब का भी उनसे रब्ता हुआ है। तो मेरा ख्याल है होपफुली एक आध दिन में इस बारे में कोई पेशरफ्त होगी। तो राणा साहब, क्योंकि डेडलाइन आज तक की दी थी तहरीक इंसाफ ने और आज भी अलीमा खान साहब ने कहा, अच्छा पहले ये बात सामने आ रही थी कि इमरान खान ने कहा हमारे मुतालबात मानो तो मैं अपनी जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उससे पीछे हटूंगा, लेकिन आज अलीमा खान साहब ने यह कहा है कि अगर हमारे मुतालबात पर बात शुरू हो जाती है तो फिर इमरान खान अपने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उससे पीछे हटेंगे। अगर नहीं करते कल तक तो फिर कल से हमारी कॉल दे दी जाएगी, दी हुई है कॉल हमने कि तरसीदात ज़र ना भेजें पाकिस्तान। तो कब तक आपकी ये कमेटी जो है वजूद में आ जाएगी? शहजाद हमारा तो मशवरा यही होगा कि इन जो है ना ये डेडलाइंस को और इन वार्निंग्स को छोड़ें अब और जो है वो बैठें, बात करें। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो है वो जब तक आपस में बैठेंगे नहीं उस वक्त तक इश्यूज़ जो हैं वो अनरिजॉल्व रहेंगे। तो इनको रिज़ॉल्व करना जो है ये सभी की ज़रूरत है, इनके ऊपर बात होनी चाहिए जी। और इसके लिए ये जो है कि ये ना किया तो ये कर देंगे, ये ना किया तो ये कर देंगे, इसी में जो है ये सारी खराबी जो है ना वो चली आ रही है। अब तो वो काफी मुतालबात से पीछे हट चुके हैं ना। पहले वो कहते थे मैंडेट की वापसी पे भी बात करें, इलेक्शंस पे भी जुडिशल कमीशन बनाए, अब वो मुतालबात से तो वो खुद पीछे हटे। वो तो कह रहे हैं इस पे बात भी ना करें फिलहाल। तो कम से कम हुकूमत भी थोड़ी तेजी दिखा सकती है अगर माहौल बन रहा है। कभी हम भी तो कहते थे ना कि बात ये, कभी हमारा भी तो मैंडेट की वापसी का मुतालबा था ना, हमने भी तो गुजारा किया है ना। तो मामला ये है कि ये वो तो इस तरह से ना करें कि शायद ये कोई पहली मरतबा उनको जो है वो इन चीज़ों से जो है वो वास्ता पड़ा है। वो कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, वो दूसरी तरफ थे और उस वक्त तो जब हम यही मुतालबे करते थे। समझौता जो होगा वो क्या इसी बात पे होगा कि पीटीआई अपने तर्ज सियासत को बदले, ये जो हुकूमत गिराने का है, बार बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मामला है, वो तर्क करे और फिर आसानियाँ पैदा हो जाएंगी इमरान खान के लिए? क्या इन्हीं लाइन्स पर मुज़ाकरात होंगे? देखें, इमरान खान साहब ने पिछले यानी 10 साल से 2014 के आप धरनों को ले लें, उन्होंने अपनी सियासत की बुनियाद जो है वो इस बात पे रखी है कि मैं जो है वो किसी और सियासी जमात या किसी सियासी लीडर से
ना उनके साथ मैं बात करूँगा, ना उनको मैं छोड़ूंगा, ना उनके साथ मैं बैठूंगा। और वो यानी एक यक पार्टी गवर्नमेंट की तरफ, या जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, मैं समझता हूँ कि उन्हें इन चीज़ों से वापस आना चाहिए। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में अगर वो अपोजिशन में है तो उन्हें गवर्नमेंट के साथ, और अगर गवर्नमेंट में है तो अपोजिशन के साथ जो है वो बैठना पड़ेगा और मामलात के ऊपर जो है वो बात करनी पड़ेगी। और उसी कंसेंसस से ही राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। मजीद अब बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज 25 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए सज़ा हुई है, हुकूमत तो इसको वेलकम कर रही है। आज अताउल्लाह तारर साहब ने कहा है कि अब इसमें इमरान खान को भी सज़ा होगी, और ISPR का जो बयान आया है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि सही मानों में इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो हुकूमत तो कह रही है मास्टरमाइंड मंसूबा साज इमरान खान है। आपको लगता है कि 9 मई के अब जो मामलात हैं वो इमरान खान तक जाएंगे? और इनफैक्ट आज सलमान अकरम राजा ने तो ये भी कहा है कि उनका ट्रायल हुकूमत चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शहजाद साहब, 9 मई की इन्वेस्टिगेशन जनाब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने खुद मांगी है। ये हमारी क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमने खुद मांगी है। हम कहते हैं इसकी जुडिशल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन जुडिशल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि सिविलियंस का जब तक वो दहशतगर्द ना हो, खुदा ना खास्ता उसने मुल्क के खिलाफ हथियार ना उठाए हो, दहशतगर्द ना हो, तब तक आप उसको सिविलियन कोर्ट में ही ट्राई करते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो जज थी जब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब था, और मैं समझता हूं कि उसमें उस वक्त सब हक बजानिब थे, क्योंकि दहशतगर्दी का एक मसला था जो अब दोबारा सर उठा रहा है बदकिस्मती से। लेकिन सिविलियन देखें, एहतजाज हुआ है और उसमें अगर कहीं कोई लाइन क्रॉस भी हुई है तो उसकी सजा आप मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, आप उनको सिविल कोर्ट्स में ट्राई करें, उनको पूरा मौका दें। अली साहब, आपके डिमांड्स अपनी जगह कि सिविलियन कोर्ट में ट्रायल हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी करें और फैसला भी दें। और अब आप बेशक जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है मिलिट्री कोर्ट के जरिए, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जरिए, वो तो आगे बढ़ रहा है आपके लोगों के खिलाफ। देखिए, यही तो हमारा बुनियादी नुक्ता है कि 9 मई के दिन जिसने कोई कानून तोड़ा है, किसी के कानून तोड़ने को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको आप सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई करें। अब इसमें आपको भी इसका पता होगा, आप खुद इन चीज़ों को कवर करते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में एक शख्स को उतना मौका नहीं मिलता, किसी भी शख्स को अपने पूरे जिस तरीके से वो एक सिविल कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर सकता है, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है किसी भी पाकिस्तानी का। अब आप ये देखिए कि जिन नौजवानों को सजाएं मिली हैं, जब तक अब हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में तो हम खुद कि आप देखिए जॉब्स का इशू होगा, उनका जो है उनके आईडी कार्ड्स का इशू होगा, इन नौजवानों की जॉब्स का इशू होगा, ओवरसीज अगर ये लोग जाते हैं इनको इशू होगा, इनके बहुत से मसाइल होंगे। तो ये भी पाकिस्तानी हैं, सिविलियंस हैं, उनके आगे फ्यूचर हैं। तो एक नुकसान जो हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप उनको एक जुडिशल प्रोसेस प्रॉपर दें, उसके बाद अगर खुदा न खास्ता सजा भी हो तो उस सजा की क्रेडिबिलिटी होगी कि एक प्रॉपर कोर्ट में उनको मौका मिला है। दुनिया में कहीं भी मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को मुस्तनद जो है वो नहीं जाना जाता। के मुताबिक जो उनको अपील का हक है वो दिया जाएगा। मुझे क्विकली अगर ये बता सकें कि डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी, अगर हुकूमत राब्ता नहीं करती तो फिर क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज होगा? क्योंकि राना सना भी कह के गए हैं कि ये डेडलाइंस देना बंद करें, हम भी चाहते हैं मुज़ाकरात करें, हमें इत्तेहादियों से भी बात करनी है, लेकिन डेडलाइन देना बंद करें कि ये नहीं हुआ तो ये कर देंगे। जी, इत्तेफाक से राना साहब की बात मैंने तफसीलन सुनी है आपके प्रोग्राम में। देखिए, हुकूमत ने भी बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया किया है। राना साहब ने मुज़ाकरात के मामले पे बड़ा संजीदा रवैया इख्तियार किया है, लेकिन उनके कुछ वज़राए कराम ने जिस तरीके से एक जारहाना रवैया अपनाया, खासकर जो डी चौक की जो शहादतें हुई हैं उसका जिस तरह से मजाक उड़ाया, उसने भी माहौल को परागंदा किया है। दूसरा, आप ये देखिए शहजाद साहब के ये जो आज का मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले आए हैं,
या जो अभी परसों खान साहब का एक फैसला मुतवक्को है, अल्लाह करे वहां से कोई अच्छा फैसला आए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नेगेटिव फैसला आता है, मैंने रान साहब की बात सुनी है, मैं उससे बसद डिसएग्री करता हूँ, मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा है कि आपने जब सवाल मेरे ख्याल में पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं उसका असर नहीं होगा। मेरे ख्याल में खुदा ना खास्ता अगर कोई एडवर्स फैसला आता है उसका असर मुज़ाकरात पे होगा। ये कैसे हो सकता है कि खुदा न खास्ता खान साहब के खिलाफ फैसला आए? वक्त कम रह गया, आप कह रहे हैं कि असर होगा, अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो असर इसका होगा। बहुत मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज जुडिशल कमिश्नर पाकिस्तान का इजलास था, वहां क्या हुआ इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई है, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान मजीद 6 माह के लिए आईनी बेंच के सरबराह होंगे और उनकी सरबराही में तश्कील दिया गया 7 रुकनी आईनी बेंच ही मजीद 6 माह के लिए आईनी और सियासी केसेस पर समाअत करता रहेगा। आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जुडिशल कमीशन के रूल्स की मंजूरी के अलावा आईनी बेंच की तौसीह और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती एजेंडे पर थी और आज के इजलास में बास रूल्स में मामूली तब्दीली के बाद उनकी मंजूरी दे दी गई है। जराये के मुताबिक आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में जुडिशल कमीशन के रूल्स की मंजूरी दे दी गई है और कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली भी की गई है और नए मंजूर होने वाले रूल्स के मुताबिक एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए मेडिकल की शर्त खत्म कर दी गई है, जबकि किसी उम्मीदवार के मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की स्वाबदीद होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों के पैनल में से इंतखाब होगा और सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाने की तहरीरी वजूहात देना होंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए हाई कोर्ट से 5 जजेस के नाम जेर गौर आया करेंगे। इन रूल्स की मंजूरी के अलावा जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को भी 6 माह की तौसीह दे दी है। अहम बात यह कि जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इसी आईनी बेंच ने 13 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट्स को मुल्जिमान के ट्रायल की मशरूत इजाजत दी थी, जिसके बाद आज मिलिट्री कोर्ट्स ने 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत के जरिए जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार की मुखालफत की थी और आईनी बेंचेस में शमूलियत के लिए क्राइटेरिया तय करने का मुतालबा किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में लिखा है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की तादाद का मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है और आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में तजवीज़ दी गई है कि आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का एक पैमाना यह हो सकता है कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि जुडिशल कमीशन पहले भी कोई मियाद तय किए बगैर सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। इसके अलावा आज लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अहम बात यह कि जजेस तैनाती के लिए रूल्स और आईनी बेंचेस की तश्कील को लेकर यह जस्टिस मंसूर अली शाह का पहला खत नहीं है। इससे पहले वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखकर 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के फैसले तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने का मुतालबा कर चुके हैं। अपने खत में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर हो गई तो आईनी बेंच के फैसले बेवकत हो जाएंगे। इसके अलावा 12 दिसंबर को भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स तश्कील देने वाली कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत लिखकर रूल्स बनाए बगैर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस खत के जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि रूल्स की तश्कील में आपकी तजावीज़ को पहले ही मद्देनज़र ला चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।